नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ्स के, जो कि ग्रुप 4 में आई हुए क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं, तो हम इस वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, तो बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन को समझ के जो है वो सॉल्व करना है, क्योंकि एक एक नंबर जो है वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर अगर आप सिंसियरिटी दिखाओगे तो जाहिर सी बात है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर भी आपको नंबरों पर असर दिखेगा। ओके, तो देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और ये क्वेश्चन आप देखोगे। एक क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बस डिपो अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा गलत दिया हुआ है, तो आप इंग्लिश में जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में जो है वो सही है। कभी भी आपको कोई एग्जाम में अगर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में डिफरेंस देखने को मिलता है, तो आप इंग्लिश में जो दिया हुआ है उसी आधार पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश को जो है वो ज़्यादा मान्यता जाती है। वैसे तो जो है वो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको सॉल्व करना हो तो ओके। ये क्वेश्चन दरअसल किसी एग्जाम में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वही पूरा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर भी रख दिया गया है, सेम टू सेम। इनको इतना भी दिखता नहीं है कि क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम से आप उठा रहे हो तो देख लो एक बार कि हिंदी इंग्लिश में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन एमपी में एग्जाम पद्धति पर क्या ही जो है वो आप सोच सकते हो, इस लेवल का जो है वो आप समझ सकते हो इसको। इसमें कोई भी सिंसियरिटी दिखाई नहीं जाती। खैर, चलिए देखिए, the buses are depart every after every 21 minutes from a bus depot। एक बस डिपो है, वहाँ से एक 21 मिनट में एक बस जो है वो वहाँ से छूटती है। और एक आगे बोला गया है कि एक ब्यूटीफुल गर्ल गोइंग अवे फ्रॉम द डिपोट मीट्स द बसेस आफ्टर एवरी 28 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ बसेस इफ द स्पीड ऑफ गर्ल इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक बस डिपो है, वहाँ से प्रत्येक 21 मिनट में एक बस जो है वहाँ से छूटती है। कुछ दूरी पर जो है वो एक लड़की खड़ी होती है, और उसे वहाँ से जो है वो 28 मिनट में वो बस वहाँ से गुजरती है, या कहा जाए पास होती है, या मिलती है वहाँ पर। तो हमें फाइंड करना है कि जो बस की स्पीड है वो कितनी रहेगी, अगर हम देखा जाए कि गर्ल की स्पीड हमें दी हुई है 21 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए, यहाँ पर कोई बस डिपो है और यहाँ से यहाँ तक जा रही है। यहाँ पर कोई लड़की खड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पर पहुँच रही है, तो इसकी भी स्पीड है, जाहिर सी बात है इसकी भी स्पीड है। तो हमने देखा कि जो गर्ल्स है उसको यहाँ तक जो है वो 28 मिनट लग रहे हैं, जबकि जो बस है उसको 21 मिनट ही लग रहे हैं। तो हमने देखा कि 7 मिनट जो है वो यहाँ से हमें ट्रैवल करने में देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ से टाइमिंग निकाल सकते हैं बस और गर्ल्स की गर्ल्स की तो यहाँ से हमने ये टाइम निकाला। तो बस देखोगे यहाँ से डिफरेंस कितना 7 का आ रहा है, लेकिन जो पूरा अगर जो गर्ल्स है या लड़की है उसका टाइम कितना लग रहा है 28। तो यहाँ से देखोगे 1:4 आ रहा है। और आपको पता हो कि टाइम का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो स्पीड का होता है। तो अगर हम यहाँ से स्पीड निकालते हैं तो हमें देखेंगे 4/1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो इन्वर्सली जो है आपको टाइम का और स्पीड का जो है वो कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक। तो हमने देखा कि बस की स्पीड 4 है, गर्ल्स की स्पीड 1 है, लेकिन हमें सवाल में दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर। एक की वैल्यू जब हमें 30 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो हम बस की निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बस की 4 है। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 120 किलोमीटर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यदि 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो 8x³ प्लस 27y³ प्लस 64z³ का मान हमें निकालना है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर जो है वो क्यूब किया गया है, इसका इसका क्यूब करके ये आया है, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है कितनी होगी। तो अगर आप इसका क्यूब करने बैठोगे तो आपका टाइम काफ़ी लगेगा। आंसर आए ना आए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, आपको सिर्फ ट्रिक अपनानी है। क्या ट्रिक अपनानी है?
आपको पता है कि हमें 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू हमें 0 चाहिए, यानी एक्स वाई जेड की ऐसी हमें वैल्यू माननी पड़ेगी कि अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो मुझे 0 मिल जाए। समझ गए? तो देखिए, एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूँ तो यहाँ पर 2 हो रहा है, और बाई की वैल्यू मैं बाई की वैल्यू यहाँ पर -2 मानूंगा और जेड की वैल्यू यहाँ से 1 मानूंगा। देखिए, यहाँ पर रखोगे 2 आएगा, जेड की वैल्यू 1 रखोगे 4 आएगा। ये कितना हो रहा है? 2 और 4 6 हो रहा है। इसको हमें माइनस में वैल्यू चाहिए, यानी 3 बाई की माइनस में वैल्यू, तो हमने -2 रखाएंगे बाई की जगह, तो -6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस इस वैल्यू को हटा के हमें यहाँ पे रखना है, यानी 8x³ प्लस 27y³ प्लस 64z। हम यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू तो 1 है, तो ये 8 ही रहने वाला है। 27 इंटू ये माइनस का 2 है y की वैल्यू, तो क्यूब करोगे तो माइनस का 8 आएगा, प्लस 64 ये हो जाएगा। 8 प्लस यहाँ से आप देखोगे 8 8 पंचाली 8 6 48 8 7 56, यहाँ से लगा 5, 8 दूना 16, 16 और 5 होता है 21, जो कि माइनस की वैल्यू का ये है ना। ये क्या है? माइनस की है। तो प्लस का 64। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना, 8 और 4 12, तो 4 तो यहाँ पर बचेगा और ये हो जाएगा हमारा 14। 144 जो है वो माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस का 2 से 16 बड़ा है ना। तो बस अब हमें क्या करना है, ये आप ऑप्शन देख रहे हो, बस ऑप्शन में हमें एक्स बाई जेड की वैल्यू ये वाली पुट करनी है, बस समझ गए। तो हम आसानी से जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन देखोगे यहाँ पर 42 इंटू, इसको आप करो मल्टीप्लाई तो ये माइनस का 2 ही आएगा। अगर मैं 42 का मल्टीप्लाई -2 से करूँगा तो क्या माइनस का 144 आएगा? नहीं आएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। ये ऑप्शन देख लेते हैं, 72 इंटू माइनस का 2। तो यहाँ से आप देखोगे 4 7 दूना 14, यानी माइनस का 144 ये आ गया। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों समान है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, दो नल एक्स और वाई एक खाली टंकी को क्रमशः 16 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। नल जेड अकेला पूर्णतः भरी हुई टंकी को 25 घंटों में खाली कर सकता है। पहले एक्स और वाई दोनों नल खोले जाते हैं और 6 घंटे बाद नल जेड भी खोल दिया जाता है। तो टंकी को पूर्णतः भरने के लिए कुल कितना समय लगे? टाइम एंड वर्क का अगर आपने क्वेश्चन किए हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको आसान लगे। देखिए, एक्स 16 घंटे में भर रहा है, वाई 30 घंटे में भर रहा है, और जेड कितने घंटे में खाली कर रहा है? ये माइनस लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये खाली कर रहा है 25 घंटे में। इन तीनों का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 × 16, 4 × 4 यहाँ पर कर देता हूँ, 4 × 5 = 20 ये हो जाएगा, और 25 करना है तो 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 16, 16 × 25, 16 × 25 कितना होता है? 16 × 25, 25 छक्का 150, 15, यानी 25, और ये हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा ना, 400 हो जाएगा, 400 आ जाएगा। तो हमने देखा कि टोटल यूनिट्स जो आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं? 400 आ रही हैं। एक्स की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 × 16 तो ये गया, 25 25 ये हो जाएगा क्षमता। इसी तरीके से बाई की कितनी हो जाएगी? हमें 20 देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से अगर जेड की क्षमता निकालोगे तो यहाँ पर कितनी मिलेगी? 16 मिलेगी, जो कि माइनस की रहेगी, क्योंकि ये खाली कर। अब हमने देखा कि एक्स और वाई दोनों नल कितने घंटे खोला जाता है? 6 घंटे खोला जाता है। 6 घंटे में ये कितनी यूनिट्स भर लेगा? एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई दोनों की क्षमता आप देखोगे तो कितनी हो रही है? 45 हो रही है, 25 + 20। 6 घंटे में ये कितना भर लेगा? 6 घंटे में भरने में लगा समय, ठीक है। तो 45 × 6, तो यहाँ से देखोगे 6 × 5 = 30, यहाँ से लगा 3, और 6 × 24,
और ये हो जाएगा 270। तो 270 यूनिट्स जो है वो 6 घंटे में भर लेंगे, लेकिन हमारी 400 यूनिट है। तो हमने देखा कि जो शेष बची हुई हैं, शेष कितनी बचेंगी, 400 में से 270 आप घटाओगे, कितनी यूनिट बचेंगी, 0, 3 और 130 यूनिट जो है वो बची हुई है हमारी। ठीक? अब ये 130 यूनिट जो बची हुई है, जाहिर सी बात है वो तीनों भरेंगे अब, क्योंकि एक्स वाई भी खोल दिया गया है पहले से ही, अब जेड भी खोल दिया गया 6 घंटे के बाद। तो हमने देखा कि अगर एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इन तीनों की क्षमता निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 प्लस 20 माइनस का 16। तो ये तो पहले से ही 45 था, 45 में से जब आप 16 घटाओगे तो ये कितना बचेगा, 29 बचेगा। ठीक है, 29 बचेगा। अब ये शेष बचा हुआ है, हमारी क्षमता इतनी आ रही है, तो कितना समय लेगा, 130/29 लेगा। अब आप देखोगे ऑप्शन में तो है ही नहीं है, लेकिन हमने 6 घंटे भी तो यूज किए हैं, तो प्लस 6 घंटे भी हमें और ऐड करना पड़ेगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 304/29 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इतने घंटे जो है वो लगेंगे टंकी को भरने में, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर मूलधन 18% से बढ़ जाता है, तो उसी दर पर 3 साल में 25,000 रुपये द्वारा अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर कोई राशि है 3 वर्ष में, अगर मैं साधारण ब्याज पे देता हूँ, तो जो हमारा प्रिंसिपल है तो उसका 18% बढ़ जाएगा। तो चलिए हमने प्रिंसिपल मान लिया एक्स, टाइम हमें दिया हुआ है 3 वर्ष, अमाउंट हमारा कितना हो रहा है, 18% बढ़ रहा है, यानी एक्स का 118/100 इतना बढ़ गया। अब हमें आसानी से पता है हमें कि अमाउंट बराबर हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है कि नहीं होता। हमें पता है 118/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें पता है एक्स है, 1 प्लस आर हमें निकालना है, समय हमें 3 दिया हुआ है, अपॉन 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो मैं इसे ऑलरेडी सॉल्व कर लेता हूँ, 0 से ये 100 कट जाएगा, 18 बचेगा और 3 ये है, तो आर की वैल्यू हमारी 6% आ जाएगी। तो हमने देखा कि हमारा जो रेट है वो 6% आ रही है। ठीक है, और वैसे भी आप सीधा यहाँ से ऐसा भी कर सकते थे कि 18% बढ़ रहा है, एक माना है तो 6% के हिसाब से बढ़ूंगा, 3 वर्षों में कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। ठीक है, पर ठीक है, हमने ये वाला चीज़ें हमने सॉल्व की हैं, तो ये हमने सीधा जो है वो यहाँ पर हमने वैल्यू प्राप्त कर ली। अब आप देखोगे, अब यहाँ पर आप देखोगे कि 25,000 की राशि है, 25,000 की राशि है, 3 वर्ष के लिए हमें देना है 6% पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 25,000 की राशि है, 3 वर्ष के लिए, 1, 2, 3, कितने पर, 6%। ठीक है, 6% पर हमें निकालना है। जब आप 25,000 का 6% निकालोगे तो 1,500 आएगा, दूसरे वर्ष भी 1,500 आएगा, तीसरे वर्ष भी 1,500 आएगा। अब हमें इसका भी निकालना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये 15 छक्का 90 ये हो जाएगा और 90 ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, और फिर 90 का भी 6% निकालोगे तो 5.4 आएगा। बस हमारा जो है इन सब वैल्यू को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 15×3=45, यानी 15×3=45, 4,500 ये हो गया, 9×3=27, 270 और 5.4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ रहा है, 5,774, यानी 4775.4 आंसर हमारा आ गया। देखिए ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें हमें, यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² - 3x प्लस माइनस 3 = 0 के मूल हैं, तो हमें इनमें से कौन सा सत्य है। यानी ये आप जो देख रहे हो इसको हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। आसान सा क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए
ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें और मुझे इसके मूल निकालना है। तो आपको पता हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है कि नहीं होता, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखिए ए की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू -3 है यहाँ से, और सी की वैल्यू हमारी कितनी है, -3 है कि नहीं है। ठीक है, तो बस अब हम यहाँ से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 आएगी, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें कितनी आ जाएगी यहाँ से, सी -3 यहाँ से आ जाएगी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -3 आ गई। बस अब हमें सीधा सीधा यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है। देखो कि पहला इक्वेशन देखो आप। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, अब आप देखो, देखिए ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर पहला अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की पावर 4 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 बीटा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है। अब यहाँ से मुझे इसको देखिए, अगर मैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मैं दोनों में से कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से हमारा अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा, क्योंकि बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर तो कॉमन ही हो गया। तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से जाएंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, 130 हो गया। अब आप देखोगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करने को मिल जाएगी। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3 तक 9, और यहाँ से हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, -3, तो यहाँ पे पुट करूँगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें वैल्यू को सेव करना है क्योंकि आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑप्शन में। देखिए अब मैं सीधा यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें -3 दिया हुआ है, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 ये हो जाएगा, 15 ये है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो ये क्या 130 के बराबर है क्या, 15 नब्बे 145 होता है, जबकि ये 130 है। यानी पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है ये गलत है, यानी हमारा पहला जो स्टेटमेंट है या कहा जाए ये वाला गलत हो जाएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन ये वाले तो है नहीं, मतलब पहला और तीसरा में से कोई ऑप्शन। चलिए इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, देखिए हमें दिया हुआ है अल्फ़ा, देखिए अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू और माइनस के अल्फ़ा बीटा बराबर 57 दिया हुआ है। ठीक है, 57 जो है दिया हुआ है। तो अब मुझे अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। आपको पता हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप निकालते हो तो एक क्यू निकालते हो, सॉरी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है कि नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है? तो बस अब हमें सीधा सीधा यहीं से वैल्यू निकालनी है। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 9 तीस 27, तो ये हो जाएगा इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, प्लस 3, ए बी की वैल्यू हमें पता है -3 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -9 ही हो जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा ये 3 ये है, ये कितना हो जाएगा, 9 ये 27 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 27 ये हो गया। तो अब हम यहाँ से आसानी से देखिए आप ए क्यू और बी क्यू की वैल्यू हमें निकाल सकती है, माइनस का 27 है तो इधर जाएगा तो ये 54 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर हो जाएगा 54, 27 प्लस 27 54 होता है। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकता हूँ 54,
माइनस का अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप देखोगे -3 है, तो 3 ये हो जाएगा इजिकल टू 57, ये हो क्या रहा है। तो यहाँ से देखोगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 57 इजिकल टू 57 ये आ जाएगा। तो हमारा दूसरा जो है वो ये सही दिया हुआ है, यानी हमारा ये वाला ऑप्शन तो सही है। अब तीसरा भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, पर सॉल्यूशन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई इसमें आप कुछ भी ट्रिक नहीं अपना सकते हो। ठीक है, देखिए अब अगला तीसरा वाला हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा वाला में जब आप जाओगे यहाँ पर देखिए अल्फ़ा क्यू बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यू इज इक्वल टू माइनस का 48 दिया हो। इन दोनों को देखो, इन दोनों में से मैं अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले सकता हूँ, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा बीटा स्क्वायर, और ये हमारा क्या बचा था, अल्फ़ा बीटा बचा था। ठीक है, माइनस का 48। ठीक, तो हमें ऑलरेडी पता है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी थी, 15 थी। और ये आप देखोगे -3, ये -3 15 और माइनस का 15 थी, 45 45 माइनस का और माइनस के 3, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा माइनस का, यानी ये वाला भी हमारा सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, हमारा आंसर आ जाएगा सी। तो इस तरीके से जो है वो ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में ओ परिकेंद्र है और डी बीसी का मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो ओ डी की लंबाई हमें बतानी है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज है, जाहिर सी बात है ये हमने बना लिया समबाहु त्रिभुज। अब इसमें हमें क्या बोला गया है कि परिकेंद्र, तो यहाँ पर ओ जो है वो ये परिकेंद्र है। ठीक है, और डी पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी सी पर डी एक मध्य बिंदु है, यहाँ पर कोई डी है। यदि त्रिभुज का परिमाप हमें दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारा क्या था, ओ था, और ओ डी की लंबाई हमें बतानी है कितनी। परिमाप देखो समबाहु त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो हम एक भुजा आराम से निकाल सकते हैं। तो 3 ए बराबर हो जाएगा 72। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 गुना 6 3 चौको 12, यानी हमारी जो भुजा है ये 24 है, ये भी 24 है। ठीक है, अब ये जाहिर सी बात है मध्य बिंदु है तो ये 12 हो जाएगी, ये भी 12। मैं इसकी लंबाई निकालती हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ पर लाइन खींच लूँ एक, और यहाँ से यहाँ पर लाइन खींच लूँ, और इसको मैं इससे मिला दूँ, तो ये जो 6 भाग आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, ये बराबर जो है वो भागों में बट गया है। समझ रहे हो, ये बट गया है, लेकिन हमें तो इसकी लंबाई निकालनी है। तो आप समझिए कि अगर इस पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 6 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये 6 भागों में डिवाइड है, तो मुझे एक का इसमें से पता पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा एक त्रिभुज का। जैसे कि चलो यही मान लेता हूँ मैं, ये वाला जो आप त्रिभुज देख रहे हो, कौन सा वाला, बी ओ डी, तो इसका अगर एरिया मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, कि भाई हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज है और इसके 6 पार्टों में डिवाइड है, तो इस टोटल का जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल के 6 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे इसका पता पड़ जाएगा। और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो आप देखोगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब हमें पता है 24 है, ये 24 गुणा 24। तो हमने देखा कि हमारा जो 6 गुणा 24 √3 ये हमारा एरिया आ गया, लेकिन ये हमारा टोटल एरिया है, हमें एक पार्ट का निकालना है, तो 6 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो 24 √3 जो है वो हमारा एक का आ गया 24। हमें इसका निकालनी है लंबाई। ये भी आप देखो ये समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, समबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज का कभी भी आप क्षेत्रफल निकालते हो तो कैसे निकालते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट निकालते हो, नहीं निकालते। ये हाइट है, ये बेस है हमें, तो 1/2 बेस हमें पता है 12 है, हाइट हमें पता है h है, और इसका एरिया हमें टोटल पता है 24√3। बस हम यहाँ से निकाल देंगे, 12 दूना 24 और 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 4√3 तो हमें पता पड़ गया कि जो हाइट है यानी ओ डी की जो लंबाई है वो 4√3 है। आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, मुझे ये वाला आंसर लगा तो इस तरीके से मैंने इसको करा दिया। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, पाइप ए एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। जब एक खाली पाइप जब एक खाली करने वाले पाइप को पाइप ए के साथ खोला जाता है तो पूरी तरह से भरी हुई टंकी 26 सही 2/3 मिनट में खाली हो जाती है। पाइप ए और खाली करने वाले पाइप की क्षमता के संबंध में अनुपात हमें बताना है कितना। ये कितने मिनट में भर रहा है, 40 मिनट में। लेकिन ए और कोई दूसरा पाइप है बी, अगर दोनों को खोल दिया जाए, क्योंकि बी वाला जो पाइप है वो खाली कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ए माइनस बी कितने में, 26 मिनट, 26 सही 2 सही 26 सही 2/3 में। तो इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, 26 + 2/3, 3×6 = 18, 3×6 = 7, यानी 80/3 आ जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर सीधा 80/3 लिखने वाला, 80/3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आप देखोगे तो 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर तो ये 120 हो रहा है, ठीक है। तो 10 तो आना ही है, बड़ी वाली संख्या ले लेते हैं पहले। देखिए 120 और 80 चाहिए, तो 3 × 2 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा, ये आ जाएगा हमारा 12 दूना 24, 240 जो है वो टोटल यूनिट्स आ गई। ए की क्षमता यहाँ से निकाल सकते हैं भाई 10 है, और बी यहाँ से ए माइनस बी की क्षमता अगर आप निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 3, यहाँ से आप देखोगे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 8 या 24, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने 0 किया, ठीक है कोई बात नहीं है। अच्छा यहाँ पर ये गड़बड़ हो, जब हमने ये वाली निकाली है तो हम देखेंगे 0 से 0, 4×6 = 24, 6 बार जाएगा। और यहाँ से देखोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 0 8 24, 3×9 ये होता है। अब हम देखे हैं कि ए की क्षमता हमें पता है 6 है, ए की क्षमता हमें पता है 6, लेकिन बी की क्षमता, ए बी की क्षमता आप देखोगे 9 है, 9 है। तो हम यहाँ से बी की क्षमता निकाल सकते हैं कि भाई 3 आएगी इसकी, ठीक है। 3 जो है वो इसकी क्षमता हमें देखने को मिलेगी, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा, कहीं गड़बड़ हुआ है, 40 मिनट ये हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये 120 मिनट, थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ हो, एक काम करते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लास्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। 3 से मैं यहाँ कर देता हूँ तो 3 यहाँ कट जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो 12 दूना 24 और 8 × 24, ठीक है कोई दिक्कत, ये आ गया। एक ही क्षमता पता है हमें 2 है, और दोनों की क्षमता, खाली करने वाले पाइप की क्षमता क्या होगी, तो हमें पता है दोनों की, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 जो है वो हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि 3 आ रही है। जब आपको पता है इसकी 1 है पाइप ए और खाली करने वाले पाइप की क्षमता में संबंध हमें बताना है कितना होगा, या तो ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ पाइप ए एंड एम्प्टी पाइप। अच्छा 2 ये है, जाहिर सी बात है 3 आना चाहिए, यानी 5 ये होना चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है। बी की क्षमता जो आ जाएगी वो 5 आ जाएगी,
देखिए आप समझ 5 आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है ए की क्षमता हमारी 2 है, लेकिन ए माइनस बी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, यानी बी की क्षमता जो रहेगी वो 5 रही होगी, क्योंकि 2 माइनस करेंगे तभी तो 3 आएगी। तो बस ए और बी की क्षमता हमारी आ चुकी है, क्षमता 2 और 5। हमसे पूछा गया है ए वाई बी की क्षमता, तो 2/5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, 2:5 जो है वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 संख्याओं का औसत 24 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम 3 संख्याओं का 25 है। यदि चौथी संख्या पांचवी संख्या से 4 अधिक है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगा। टोटल 8 संख्याएं हैं, ठीक है, 8 संख्याएं। अगर मैं इन सब का योग निकालता हूँ, टोटल निकालूं, तो 24 × 8 करूँगा कि नहीं करूँगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 8 चौक 32, हासिल लगा 3, 8 दूना 16, 16 और 3 19, 1। पहली 3, तो पहली 3 हम ले लेते हैं, इनका अगर मैं टोटल निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। और आखिरी की 3, ये फर्स्ट 3 है और ये लास्ट 3 है, लास्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड। 25 × 3 करूँगा, 25×3 = 75। इन दोनों का योग करो आप, कितना, इन दोनों का योग करोगे 8 138 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आप समझिए, टोटल हमारी 8 संख्याएं हैं, लास्ट की और फर्स्ट की हमें पता है, तो बीच की जो बची चौथी और पांचवी संख्या है, उन दोनों का योग क्या रहेगा, यानी 4th और 5th का योग क्या रहेगा। तो जाहिर सी बात है 192 में से अगर 138 घटा देता हूँ तो मुझे इन दोनों का योग पता पड़ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे 8 और 4 12 और ये 8 बचा, यानी 54 जो है वो हमारा। लेकिन हमें यहाँ पर बोला गया है कि चौथी संख्या पांचवी संख्या से 4 अधिक है, तो चौथी संख्या है वो पांचवी संख्या से 4 अधिक है, यानी 4th - 5th की वैल्यू किसके बराबर दी है, 4। लेकिन हमें तो यहाँ पर योग दिया हुआ है और हमें चौथी संख्या निकालनी है। तो हमें पता है इन दोनों का, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो हमें 4 निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये 58 हो रहा है, और 4 2 आ जाएगा तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 दूना 4, 2 नंबर 18, 29 जो है वो आंसर आ जाएगा इसका, यानी 4th जो संख्या रहेगी वो 29 नंबर 29 रहेगी। ओके, तो ये थे क्वेश्चन, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन है, इस बाकी के हम आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी, प्रॉपर क्लासेस मिलती रहेंगी। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।